हेलो ऑल। एक ऐसा पॉइंट, ऐसा अपडेट इनकम टैक्स का जो कि आप लोग को हिला के रख देगा। इनकम टैक्स में सेक्शन 10 टू 34 की डेफिनेशन छोड़िए, पूरा सेक्शन ही अबॉलिश हो गया है, विड्रॉ हो गया है। डीडीटी जो लगता था कंपनीज पे वो विड्रॉ हो गया है, और जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। इसी के लिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वेबिनार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग से टॉपिक को। जब मेजेस्को ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया जो कि 975 रुपये था, तो लोगों को लगा कि ये तो बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि इस पे 975 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है और पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। लेकिन कई लोगों को इस प्रोविजन के बारे में आइडिया ही नहीं था, और जब मैंने इस पे स्टडी किया तो मुझे लगा नहीं, ये बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट है। जब हम लोग 12th में पढ़ते थे, बीकॉम में पढ़ते थे, सीए फाइनल में पढ़ा, सीए इंटर में पढ़ा, 1034 में है डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट होता है, आंख बंद करके एग्जेम्प्ट मान लीजिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे टैक्सेबल लगे। लेकिन AY 21-22 यानी 1 अप्रैल 2020 से ऐसा अमेंडमेंट आ चुका है जो कि पूरी डिविडेंड की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। टैक्सेबिलिटी कंपनी जो करती थी डीडीटी की तरह, वो डीडीटी से हट के सीधा शेयर होल्डर्स के हैंड में आ गई। कंपनीज को क्या करना है, उनकी क्या लायबिलिटी है अब, और जो टैक्स पेयर है, इंडिविजुअल है, उसकी क्या लायबिलिटी है, इसी पे मैंने ये वेबिनार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को। अगर आपको मेरा चैनल समझ में आ रहा हो, और लोगों तक सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, ताकि इस तरीके की अपडेट्स जो कि आपकी डेली की बिहेवियर पे आती है, रोजमर्रा की जिंदगी में है। कई ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, और उनके दिमाग में यही फीड है कि डिविडेंड तो होता है एग्जेम्प्ट, सिर्फ डिविडेंड के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्सेबल से ज़्यादा है, तो ये एग्जाम की जगह उल्टा टैक्सेबल होने जा रहा है। इसका पूरा कैलकुलेशन, पूरा बिहेवियर, पूरा तरीका मैं आपको एक इनकम टैक्स की साइट से मुझे एक लिंक मिला है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के थ्रू आप लोग को इसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे पीएफ हो, चाहे ईएसआई हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ टैक्सेशन इन्वॉल्व है वहाँ पे मैं आपका साथ सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। कोई भी इस तरीके के मैटर्स पे बात करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे वीडियो का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझसे उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। इसी तरीके की छोटी छोटी अपडेट्स और छोटे छोटे क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और मैं उसका जवाब आपको विद इन अ डे देने की कोशिश करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि मैंने सीधा लिंक किया है इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट के एक प्रेस रिलीज से, जो कि पूरी तरीके से इन्होंने बताया है कि अब जो है टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले क्या था, पहले क्या लायबिलिटी थी। मैं बात करूं एज अ शेयर होल्डर और एज अ कंपनी, या आपकी जो शेयर होल्डिंग थी, अगर मान लेते हैं कि आपके पास शेयर बाहर थे इंटरनेशनल मार्केट में, तो इंटरनेशनल कंपनी के डिविडेंड अगर आपको रिसीव हुआ तो उसमें क्या होगा, डीटीए क्या है। उसके बाद इसके नीचे इन्होंने कुछ क्वेश्चन आयर के थ्रू उसको बहुत ही सिंपल तरीके से और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो मैं वहां तक भी जाऊंगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि जो आप लोग को कंफ्यूजन है कि डिविडेंड इजकल टू एग्जेम्प्ट, वो पूरा का पूरा पार्ट चेंज होने जा रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी, जो कि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये एक नोट मिला है, जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहले का क्या सीन था। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि हम लोग दो तरीके के सेक्शन हमेशा दिमाग में रखते थे। उस पहला सेक्शन था 1034, 1034, 1034, जो कि अब हो गया विड्रॉ। अब ये बात कर रहा है कि अप टू AY 2021 क्या था। तो अप टू जब इन्होंने वर्ड यूज किया तो पहले था ये एग्जाम्प्ट। कभी भी हम लोग बीकॉम की क्लास में बैठते थे, या सीए इंटर या सीए फाइनल क्लास में बैठते थे, तो 1034 का मतलब होता था एग्जाम्प्ट। ये हम लोग के दिमाग में चढ़ चुका था। लेकिन अब
ये क्लॉज खत्म हो चुका है। और उसके बाद जो डोमेस्टिक कंपनी को हम लोग के ऊपर जब 1034 लग जाता था, तो डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जमा करना होता था। हम लोग उसका कैलकुलेशन दिमाग में रखते थे, कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या किस तरह डिवाइड करना है, क्या रेट ऑफ परसेंट, क्या 15% है कि 18% है। हर साल चेंज होता रहता था रेट भी, तो हम लोग उससे भी बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते थे। तो ये सेक्शन था 115O, तो उसके लिए भी ये सेक्शन आपके लिए आपकी नॉलेज में जरूर था, आप लोग अच्छी तरीके जानते भी थे इसको। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है। Therefore, the provisions of 115O shall not be applicable if the dividend is distributed on or after 1 अप्रैल 2020। यहीं से अमेंडमेंट का पार्ट स्टार्ट हो चुका है कि 1 अप्रैल 2020 से डिविडेंड नाम की चीज पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो डीडीटी हम लोग कहते हैं उसको खत्म कर दिया गया है। दस इफ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 20, द डोमेस्टिक कंपनी शैल नॉट बी लायबल टू पे डीडीटी। डीडीटी अब आपको नहीं काटना है। कंपनी लोग कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं और आप डिविडेंड देते हैं तो अब आपको डिविडेंड पे डिविडेंड टैक्स नहीं काटना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं काटना है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली शेयर होल्डर शैल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन सच डिविडेंड इनकम। कुछ लोगों का इस पर कंफ्यूजन आया कि सर 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, लिमिट क्या है इसकी, ये तो समझा दो। तो बात हुई, लिमिट कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा धमाका, सबसे बड़ा अमेंडमेंट इनकम टैक्स में 1034 को खत्म करके इन्होंने पूरा का पूरा डिविडेंड आपका कर दिया है टैक्सेबल। तो ये है सबसे बड़ा अमेंडमेंट। अब ये इसके लिए कंप्लायंसेस क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले स्टार्ट करने से पहले यहीं पे देख लीजिए, एज डिविडेंड वुड नाउ बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट हैज बीन रिसीव्ड सच एज अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम डिविडेंड इनकम। अब अगर आपने शेयर लिए हैं और शेयर जो लिए हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड लिए हैं और लेने के लिए आपने कोई लोन ले रखा है, तो पहले तो एग्जेम्प्ट रहता था, तो एग्जेम्प्ट के खर्चे से कोई मतलब ही नहीं रहता था। अब क्या हुआ कि उसके खर्चे आपको हो जाएंगे अलाउ। डिडक्टिबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम, ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, ये सब चीजें अब डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद इन्होंने बात स्टार्ट की कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड की डेफिनेशन वही है जो पहले थी। इतनी चीजें अगर आप ले रहे हैं तो उसको डिविडेंड का पार्ट माना जाएगा। 222 सेक्शन पे आ गए, जो कि आपका अदर सोर्सेज में कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको उसका डिविडेंड माना जाएगा। डीम्ड डिविडेंड का सेक्शन जो है ये एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि डोमेस्टिक कंपनियों का क्या पॉइंट है। दो चीजें हैं इसमें, मैं आपको एक एक करके बता सकता हूं कि टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 20, यहां से स्टार्ट होता है लीगल प्रोविजन कि इसमें क्या चेंज आया है और क्या कैसे होना है। ऑब्लिगेशन ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी शैल नॉट बी लायबल टू पे डीडीटी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड टू शेयर होल्डर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 20। जैसा कि मैंने कहा, कंपनी जो पहले टैक्स काट लेती थी जिसकी वजह से हम लोग को डिविडेंड टैक्स फ्री हो जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। इसीलिए उनके ऊपर डीडीटी काटने का जो प्रोविजन था वो खत्म हो गया, वो एबॉलिश हो गया, वो विड्रॉ हो गया। लेकिन एक छोटा सा क्लॉज इन्होंने लगा दिया है कि डोमेस्टिक कंपनी शैड बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर 194। अब ये क्या शुरू हो गया, अब ये आ गया आपका टीडीएस, और टीडीएस की लिमिट है 5,000 रुपये। अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा का आपने डिविडेंड रिसीव किया है तो आपको सीधा का सीधा 10% कंपनी जो होगी वो टीडीएस के नाम से काट लेगी और उसको जमा कराएगी। अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया है तो 20% टीडीएस कट जाएगा और उसके बाद वो टीडीएस कभी रिकवर भी नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रोविजन आ गया। डिविडेंड जो 1034 में एग्जेम्प्ट रहता था वो टैक्सेबल हुआ। टैक्सेबल होने के बाद जो कंपनीज हैं उनकी कंप्लायंस खत्म तो नहीं हुई, क्योंकि जो डिविडेंड आपको वो दे रही है उसमें से उनको 10% का रेट से टीडीएस काटना है अगर आपका टोटल डिविडेंड 5,000 के ऊपर है। उसके बाद बात कर लेते हैं शेयर होल्डर के ऊपर क्या प्रभाव आया। शेयर होल्डर के ऊपर सीधा सीधा साफ कह दिया कि 1034 जो हम लोग बात कर रहे थे वो विड्रॉ हो गया है। इसकी लीगल वर्डिंग आपको दिखा देते हैं।
1034 which provides an exemption to the shareholders in respect of dividend income is withdrawn from AY 21-22 यानी कि 1 अप्रैल 20 से। पहले क्या होता था, जितना भी डिविडेंड आपने रिसीव किया है पूरा का पूरा एग्जाम रहता था, वट एवर द अमाउंट, वट एवर योर रेजिडेंशियल स्टेटस, आपका पूरा का पूरा एग्जाम रहता था। लेकिन अब जो है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया है और उसके लिए इन्होंने कई चीज़ों में अमेंडमेंट किया है। 5,000 वाला जो रेट ले आए हैं उसमें टीडीएस पे बात आ गई है। उसी तरह इन्होंने कहा कि अगर आपकी टोटल डिविडेंड फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख नो लेस दैन द एंटाउट डिविडेंड शुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सेक्शन पे कोई बड़ा कोई इफेक्ट अब नहीं आएगा। अब इसमें बस एक चीज़ यही है कि आपको और भी चीज़ों को चेक करना है कि बंदे की टोटल इनकम कितनी है, वो मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा है कि कम है, इन सब चीज़ों को समझना है। उसके बाद इन्होंने साफ कह दिया कि अब बात करते हैं कि शेयर होल्डर्स कैसे हैं, शेयर होल्डर का स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस क्या है। अगर वो रेसिडेंट शेयर होल्डर है तो उसको एक इन्वेस्टर की तरह देखा जाएगा, और अगर उसका काम ही स्पेकुलेशन करना है या कहे काम ही उसका शेयर ट्रेडिंग का है तो उसको पीजीबी में लिया जाएगा, अदरवाइज उसको अदर सोर्सेज में लिया जाएगा। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। आप इसको कैसे डिसाइड किया जाए कि डिविडेंड जो है वो कैश बेसिस चलेगा कि एक्रूअल बेसिस चलेगा, इसके लिए इन्होंने कहा कि अगर या आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको कैश बेसिस चलते हैं कि मर्केंटाइल बेसिस चलते हैं, तो ये भी आपके लिए अकाउंटिंग पर्पज से हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं डीप डिविडेंड के लिए, जिसमें जो जब डिक्लेयर हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पेड हुआ, जो पहले होगा उसके हिसाब से मान लिया जाएगा। एज यूजुअल इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो रिसिप्ट बेसिस पे होता है, तो ये चीज़ यहाँ से सेट हो गई। उसके बाद जो इसमें पार्ट है वो थोड़ा सा टेक्निकल है और मैं उस पर नहीं जाना चाहता। उसके बाद मैं आपको जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है उसके बारे में, जो आप लोग GDRs वगैरह लेते हैं उसमें रेट क्या रहेगा, वो सब है इसमें। तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग उसको देख सकते हैं बाद में। अब मैं इसके क्वेश्चंस में आना चाहता हूँ। जो मैंने कहा था MCQ उन्होंने दे रखा है। MCQ बात कर लें, टैक्स ट्रीटमेंट और डिविडेंड। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी विच हैज सफर्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ये सही है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड टैक्स अगर कट गया है तो उसकी जो शेयर होल्डर के लिए जो इनकम है, जो डिविडेंड रिसीव हुआ है, वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। उसी को उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया, लेकिन यहाँ पे फिर लिख दिया कि 1 अप्रैल 2020 से फाइनेंस एक्ट 2020 से ये चीज़ हटा दी गई है। 1034 की एग्जाम्पशन खत्म हो गई है, तो 115O की एग्जाम्पशन खत्म हो गई है। DDT काटने की जो बात है वो भी खत्म हो गई है, तो सीधा का सीधा ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बात उन्होंने कही कि जो TDS काटना है वो किस सेक्शन में रहेगा, उसका सेक्शन 194 रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आता है कि रेट क्या रहेगा, रेट 10% रहेगा। उसका बात कर लेते हैं लिमिट क्या रहेगी, 5,000 रहेगी। उसके बाद 222 यानी डीम्ड डिविडेंड की बात हो रही है। डीम्ड डिविडेंड के लिए डिविडेंड डज नॉट इंक्लूड, ये क्वेश्चन है। यहीं पे इतने क्वेश्चंस की बात हो रही थी। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनीज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद बात कर लेते हैं कि डिविडेंड विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम टैक्स पर विल बी चार्ज टू टैक्स एट नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू SEC। तो अभी मैं एक जगह इसके लिए बात भी कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि डिविडेंड जो है अब सीधा 42% के टैक्स स्लैब पे आ चुका है। तो उनका कहना भी सही था, क्योंकि सीधी बात इस पे यही है कि जो आपका टोटल, जिस पे आप टोटल टैक्स दे रहे हैं वो आपकी इनकम का पार्ट, इसको मान लिया जाएगा। उसको जोड़ने के बाद जो है डिविडेंड टैक्सेबल होगा। तो ये थोड़ा सा हार्श बिहेवियर है। 1034 को ख़त्म कर दिया गया, 115O को ख़त्म कर दिया गया। सीधा का सीधा पूरा भार आ गया शेयर होल्डर्स पर। इसके लिए अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे डिविडेंड कमाने के लिए शेयर मार्केट पे जाना है, डिविडेंड से मुझे इनकम जनरेट करनी है, सबसे पहले डिविडेंड का रेट ज़रूर चेक करें, डिविडेंड ज़रूर चेक करें। उसके बाद टैक्सेशन का रेट ज़रूर चेक करें कि हम किस स्लैब में आते हैं, हमको उसका नेट बेनिफिट हुआ कि लॉस हुआ, तभी डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करें। अदरवाइज नॉर्मल ट्रेडिंग रखें, इंट्राडे रखें, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। जैसे कि आज ही सेंसेक्स 50,000 क्रॉस हो गया, उसी के लिए लॉन्ग टर्म सोचा जाए, वही बेनिफिशियल है।
डिविडेंड के लिए दौड़ना गलत चीज़ है। जितना भी डिविडेंड आएगा और जितनी भी ट्रेडिंग होगी सब की सब आपको एक नंबर में दिखानी ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाती है। और पैन आधार लगा हुआ है तो हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट है तो एनएससी बीएससी आप जहाँ पे भी ट्रेड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स में जा रही है। आप इनकम को कहीं छुपा भी नहीं सकते। और जैसे ही 5,000 के ऊपर का स्लैब हो जाएगा, 5,000 रुपये से ऊपर आपके सिंगल कंपनी से डिविडेंड कट रहा होगा तो 10% टीडीएस तुरंत कट जाएगा। तभी कई लोगों ने मजेस्को के शेयर को बहुत ही भारी सौदा बताया था कि ये बाद में टैक्सेशन में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम करेगा और कहीं ना कहीं ये इसको परेशान करके ही छोड़ेगा। इसका बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, इसीलिए कहा जाता है घाटे का सौदा है। तो ये था छोटा सा अपडेट जो मुझे लगा आप लोग पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि रिगार्डिंग द डिविडेंड का, कि अब जो डिविडेंड आप रिसीव करेंगे 1 अप्रैल 2020 से, यानी कि इसी साल से, वो पूरा का पूरा होगा टैक्सेबल, आपको एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अभी तक एग्जेम्प्ट होता था। तब आगे की फ्यूचर प्लानिंग इसी तरीके से करिए। अगर आपको ये मेरा कंटेंट, ये वीडियो, ये वेबिनार समझ में आया हो, समझाने का तरीका समझ में आया हो, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ लीगल स्लाइड उठाई है। अपनी स्लाइड मैंने जानबूझ के इसमें नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पता था इससे अच्छा प्रेजेंटेशन मैं नहीं बना सकता, और इसको सही तरीके से मुझे लगा कि मैंने आप लोग पहुंचाया है। अगर आप लोग को सही लग रही हो वीडियो का कंटेंट और वीडियो को बताने का तरीका, तो और लोगों तक प्रमोट करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक जाए और इसका बेनिफिट कई लोगों को मिले, ताकि वो सही से प्लानिंग कर सके। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। चैनल दबा के सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक प्रमोट करिए। यहीं पे समाप्त करता हूँ। टिल देन टाटा।